सरस्वती चंद्र। पिछली कड़ी में आपने सुना सरस्वती चंद्र सुवर्ण नगरी के शिव मंदिर में आता है, जहां उसकी मुलाकात प्रमाद धन की पत्नी कुमुद सुंदरी, बहन अलक किशोरी और पिता बुद्धि धन से होती है। सरस्वती चंद्र वहां नवीन चंद्र बनकर रहने लगता है। बुद्धि धन नवीन चंद्र के अच्छे अंग्रेजी ज्ञान के कारण उसे राजकाज में मदद के लिए अपने पास रख लेता है। कुमुद को एहसास होता है कि नवीन चंद्र ही सरस्वती चंद्र है। ऐसा ही विचार नवीन चंद्र के मन में भी आता है कि क्या यही उसकी कुमुद है जिससे उसकी शादी तय हुई थी। शठ राय बुद्धि धन का शत्रु होता है। रात को वो सोने से पहले सभी को शठ राय के षड्यंत्र से अवगत कराते हुए रात को सावधान रहने की हिदायत देता है। तो आइए सुनते हैं इससे आगे धारावाहिक सरस्वती चंद्र की 7वीं कड़ी में। अपने प्यारे पुत्र के वियोग का कारण मैं स्वयं हूं। ये ठीक है कि युवा अवस्था में स्त्री के विषय में नया उत्साह होता है, परंतु ज्यों-ज्यों वृद्धावस्था की ऋतु की वायु बहने लगती है, त्यों-त्यों मन कमजोर होने लगता है। वृद्धों का हृदय बुढ़ापे की लकड़ी के समान बालकों का आश्रय लेता है। अपने प्रिय पुत्र के स्मरण में मेरा शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है। जाने कहां होगा सरस्वती चंद्र? क्या मैं स्वयं को पुत्र के प्रति किए अपराध के लिए क्षमा कर पाऊंगा? अपनी स्त्री गुमान के कहने में आकर मैंने उस पर कितने ही लांछन लगाए। क्या यही पिता की मर्यादा है? उसने बल्केश्वर वाले बंगले पर कुमुद सुंदरी के लिए हीरे की अंगूठी बनवाने पर जो धन खर्च किया, अरे वो तो उसकी स्वर्गीय मां का धन था। मां का धन उसके पुत्र का ही तो हुआ। ओ प्रभु, उन दिनों मेरी बुद्धि उल्टी चल रही थी। तब मुझे ये क्यों नहीं सूझा कि मैं गलत कर रहा हूं। चंद्रकांत को गए हुए बहुत दिन हो गए, उसने भी कोई समाचार नहीं भेजा। क्या मैं अपने जीवित रहते फिर से सरस्वती चंद्र का मुख देख पाऊंगा? हे भगवान। जीजा जी, जीजा जी, अरे क्या हुआ? आप यहाँ अकेले में आंसू बहा रहे हैं? क्या सरस्वती चंद्र के विषय में कोई दुखद समाचार मिला है क्या? अरे धूर्तलाल, क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है? अगर तू मेरे मन की व्यथा को दूर नहीं कर सकता तो कम से कम व्यथा की अग्नि में घी तो ना डाल। अरे जीजा जी, आप नहीं जानते, अपने भांजे की तलाश में मैंने दिन रात एक कर रखा है। धन पानी की तरह बह रहा है, पर हाय रे दुर्भाग्य, ये सरस्वती चंद्र है कि उसका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। धूर्तलाल, हाँ। अभी तक तो मैं समाज के भय से पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखा सका, लेकिन मेरा कहा मानकर
तुम पुलिस में रिपोर्ट भी लिखा दो। पुलिस में? हाँ, और समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित करवा दो। पर जीजा जी, इसमें तो बहुत रुपया खर्च हो जाएगा। अगर मेरा सर्वस्व जाने पर भी मेरा सरस्वती चंद्र मुझे मिल जाए तो मुझे रंच मात्र भी दुख नहीं होगा। धूर्तलाल, तू मेरा कहा पूरा कर। लेकिन जीजा जी अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं, जो कहा जा रहा है बस तू उसी पर ध्यान दे। ठीक है जीजा जी, जैसी आपकी इच्छा। हाँ, और एक बात और धूर्तलाल, हाँ, परदेश में रह रहे अपने परिचितों और व्यापारियों को भी खबर भेज दो। क्या पता किसी नगर या गांव के किसी मोड़ पर सरस्वती चंद्र उन्हें मिल जाए और मेरी आंखों का प्रकाश मेरे पास लौट आए। ठीक है जीजा जी, मैं आज से ही अपनी सारी क्षमताओं के साथ इस कार्य को पूरा करने में जुट जाता हूँ। आप चिंता ना करें, बस आप आराम कीजिए। अरे धूर्तलाल, आराम कैसा? अपने सुख और आराम का गला तो मैंने अपने हाथों से घोट दिया है। सुन, एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए जीजा जी। देख, मैं मानसिक रूप से बहुत थक चुका हूँ। व्यापार का भार अब मुझसे नहीं संभलता भाई जी। आज से व्यापार का पूरा भार मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे? यानी व्यापार का भार आप मुझे सौंप रहे हैं? धन्य हुआ, मैं तो धन्य हुआ भाई। आपने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया जीजा जी। ईश्वर की कसम, ईश्वर मुझे इस विश्वास की रक्षा करने की शक्ति दे जीजा जी। कौन है? इतनी रात को मेरे कमरे में घुसा है? आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकती अलक किशोरी। प्रबंधक शठ राय की पुत्रियों रूपाली और अलकनंदा के खिलाफ विश्वमन करने का बदला मैं लेकर ही रहूंगा। पिताजी, जागो, जागो! मेरे कमरे में चोर घुसा है, मुझे बचाओ। ठहर जा, शोर मचाती है। अभी तेरा मुंह अपनी हथेली के ढक्कन से बंद करता हूँ। ये ले। अरे, ये तो अलग किशोरी की आवाज है। लगता है उसके प्राण खतरे में हैं। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, ऊपर अलग किशोरी के कमरे की ओर जाता हूँ। दरवाजा खोलो अलग किशोरी, मैं हूँ नवीन चंद्र, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुलेगा नवीन चंद्र। अपना भला चाहता है तो उल्टे पैर वापस लौट जाओ। अलग किशोरी को छोड़ दे नीच, और खुद को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो अलग किशोरी जीवित नहीं रहेगी। और ध्यान रहे, इसे धमकी मत समझना। मैं सचमुच बहुत खतरनाक आदमी हूँ। ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। दरवाजा तोड़ना ही एकमात्र उपाय रह गया है। हाँ, दरवाजे पर अपने कंधे से शक्तिशाली वार करता हूँ। ठहर बदमाश, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। तुम इसकी पकड़ से मुक्त हो बहन। तुम जल्दी से नीचे अपने माता पिता के पास चली जाओ। इस दुष्ट को तो मैं संभाल लूंगा। इसकी पकड़ तो बहुत ही मजबूत है। अगर मेरी गर्दन इसी तरह इसकी पाँव में फंसी रही तो कुछ क्षण बाद तब घुटने से मेरी मृत्यु निश्चित है। अब खुद को बचाने के लिए इसके पास पर कटार से वार करता हूँ। ये ले, ये ले। नवीन चंद्र, इस बदमाश ने तुम्हारी बाजू पर कटार भोंक दी है। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भागो अलग किशोरी, घर के बाकी लोगों को बुलाओ। भागो। घर के दूसरे लोग भी जाग गए हैं। भागकर मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। इसी खिड़की से कूद कर भाग जाता। अरे क्या हुआ अलग किशोरी? तू ठीक तो है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी, लेकिन हमारा अतिथि बुरी तरह घायल है। क्या? हाँ,
अरे ये तो नवीन चंद्र है। ओह, कितना रक्त बह रहा है इनकी बाहों से। कोई इनका उपचार तो शुरू करे। अरे प्रमादधन जी तू जल्दी से घाव वाला तेल और कपड़ा लेकर आ। इस रक्त प्रवाह को तुरंत रोकना होगा। जी, मैं अभी लाता हूँ। तुम चुप क्यों हो नवीन चंद्र? नवीन चंद्र, भगवान के लिए आंखें खोलो। अधिक रक्त बह जाने के कारण ये मूर्छित हो चुका है। सिपाही, आपकी आज्ञा का दास हूं अमात्य। जल्दी से राजवैद्य को बुला कर ला। जो आज्ञा। घाव का तेल तो मिल गया पिताजी, लेकिन पट्टी बांधने के लिए कपड़ा नहीं मिला। काम किया भी तो अधूरा। आज तक कभी पूरा काम हुआ है तुझसे? पिताजी, ये समय बातों में गुजारने का नहीं है। तेल इसके घाव पर लगाइए पिताजी। मगर कपड़ा? कपड़ा मैं देती हूँ बाबूजी। हाँ। ये लीजिए। लो। बाबूजी, इससे इनकी बाह पर पट्टी बांध दीजिए ना जल्दी से। हाँ, ये लो। ठीक है। राजवैद्य आ गए हैं अमात्य। ठीक है, तुम जाओ। बहुत अच्छा। देखिए वैद्यराज, हमारा अतिथि अभी तक मूर्छित है। आप चिंता ना करें, मैं अभी इसे औषधि पिला देता हूँ। जी। थोड़ी देर में ही इसकी मूर्छा टूट जाएगी। कुछ भी करें वैद्यराज, इसका बचना बहुत जरूरी है। इस कमरे से भीड़ कम करो अमात्य। घायल को स्वच्छ वायु की आवश्यकता है। जी वैद्यराज। प्रमादधन, जी पिताजी। तुम अपने कमरे में जाओ। जी पिताजी। कुमुद, जी। तुम अपनी सास सौभाग्य देवी के पास जाओ और उसे धैर्य रखने के लिए कहो। इस घटना से वो घबराई हुई है। जी पिताजी। हाँ। कहाँ है वो दुष्ट? अलग बहन तो सुरक्षित है ना? मैं एकदम सही सलामत हूँ। आप अधिक ना बोले। रक्त बह जाने से आपका तन मन कमजोर हो गया है। हाँ नवीन, तुम सुरक्षित हो तो इस घाव की मुझे कोई चिंता नहीं है बहन। 4 दिन में ये घाव भर जाएगा। देखो नवीन, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते यहीं रहो। यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जी, बहुत अच्छा। मैं चलता हूँ अमात्य जी। कल आकर फिर औषधि दे जाऊंगा। अच्छी। सिपाही, आदेश दें अमात्य। वैद्यराज को छोड़कर आओ। आइए वैद्यराज। चलो। आइए। नवीन चंद्र तेरी अस्मत बचाते हुए घायल हुआ है अलग किशोरी। इसकी देखभाल करना तेरा कर्तव्य है। पिताजी, मुझे अपने कर्तव्य का आभास है। वो बदमाश था कौन? शठराय का भेजा हुआ आदमी। क्या? हाँ। शठराय का आदमी? अब स्वास्थ्य कैसा है नवीन चंद्र? जी, अब मैं स्वस्थ हूँ। घाव भी भर गया है। नवीन चंद्र, अब तुम्हें अपना विश्वास पात्र जानकर एक जरूरी काम सौंपना चाहता हूं। जरूरी काम? ऐसा कौन सा जरूरी काम है अमात्य? तुम विद्वान हो, कुलीन हो और विश्वसनीय भी हो। मेरा विचार है कि जब मेरी आंखों की ज्योति जाती रहेगी तब भी तुम में ये गुण रहेंगे। इसी कारण अपने काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है। अमात्य, मेरे मुंह पर मेरी प्रशंसा करना ठीक नहीं है। आप इस बात से निश्चिंत रहें कि कभी भी आपका विश्वास झूठा निकलेगा। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। लेकिन काम की प्रकृति के विषय में भी कुछ जानना चाहूंगा। तुम जानते हो नवीन कि आज दरबार में उलटफेर होने वाला है। जी। आज इस बात का निर्णय होगा कि शठराय रहता है या मैं। आप चिंता क्यों करते हैं? ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा। ईश्वर की इच्छा ही तो सर्वोपरि होती है नवीन चंद्र। फिर भी
संयोगवश मेरे ऊपर अगर कोई विपत्ति आ जाए तो तुम तुरंत सारे परिवार को लेकर लीलापुर चले जाना। वहां घर बार किराए पर लेकर रहना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अमात्य? मेरा मन कहता है विजय आपकी ही होगी। सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी राजनीति में हर तरह की संभावना को स्थान देना होता है नवीन चंद्र, और उसके लिए हर संभव उपाय की व्यवस्था भी पहले से ही करनी पड़ती है। जी। प्रमाद धन अभी ना समझ है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। यदि तुम्हें जाना ही पड़ा तो उसका सब प्रबंध किया जा चुका है। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। इतने बड़े राज्य में आकर मुझे एकदम से इतने विश्वास का पात्र बनना पड़ेगा। नवीन चंद्र, जी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं अमात्य, कुछ भी तो नहीं। देखो नवीन, आज मैं अपने प्यारे से प्यारे रत्न तुम्हें सौंप रहा हूं। जी। मुझ पर आज तक इतना बुरा समय कभी नहीं आया। आप मुझे अपने भाई या पुत्र जैसा ही समझिए। मैं अधिक क्या कहूं, आपका धन मेरे पास अमानत के रूप में रहेगा। मैं अपनी जान देकर भी आपकी अमानत की रक्षा करूंगा। आप मुझ पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं अमात्य। नवीन, तुम पर विश्वास न करने का मेरे पास कोई कारण भी तो नहीं है। वर्तमान में तुम ही मुझे इस विपदा से उबार सकते हो। अमात्य, मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं आपके और इस परिवार के लिए करूंगा। आज तक जो गुप्त बात किसी को भी नहीं बताई, आज वो भी आपको बताता हूं। गुप्त बात? मैं कुछ समझा नहीं। अमात्य, मेरे पिता लखपति हैं। क्या? शायद ये सुनकर आपको विश्वास नहीं हुआ। प्रमाण के लिए ये अंगूठी मैंने अपने पास रखी है। ये देखिए। ये अंगूठी तो 7-8 हजार रुपए से कम कीमत की नहीं होगी। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम उच्च कुल के धनवान व्यक्ति हो। अमात्य, मैं आपकी भी कितनी ही गुप्त बातें जानता हूं। ऐसी बातें भी जिनके विषय में स्वयं आप भी अनभिज्ञ हैं। क्या? मैं भी? जी। ऐसी कौन सी गुप्त बात है नवीन चंद्र जिसके विषय में मैं तक नहीं जानता? दुष्ट शठराय आपकी हत्या कराना चाहता है अमात्य। क्या? चौंकिए मत। मैंने अपनी ओर से सब प्रबंध कर दिया है। उसकी योजना सफल नहीं होगी। तभी तो कहता हूं कि विजय आपके कदम चूमेगी। क्या ये बात तुम्हारे अलावा और कोई भी जानता है? नहीं अमात्य, इतनी बातें जानने पर भी अब तक जो होंठ किसी के सामने हिले हों तो ईश्वर मुझे तुरंत मार डाले। आपका विश्वास पात्र होने के कारण ही आपके सामने कह पाने का साहस जुटा सका हूं। ऐसा तो नहीं कि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना समझ लेना कि दांतों को जीभ के साथ रहना सिखाना नहीं पड़ता। जीभ स्वतः दांतों के साथ रहने की अभ्यस्त होती है। मेरे विचार से तो इतनी बातें घर के सदस्य भी नहीं जानते होंगे। स्त्री समुदाय भयभीत न हो जाए, इस वजह से आज तक राज्य के षड्यंत्र की एक भी बात मैंने अपने मुंह से नहीं कही थी। किंतु आज कम शब्दों में अपनी धर्मपत्नी सौभाग्य देवी से यह बात कह दी है। अब मेरे विश्वास की रक्षा तुम्हारे हाथों में है नवीन चंद्र। आप चिंता न करें अमात्य, मैं अपने प्राण देकर भी आपके विश्वास की रक्षा करूंगा। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी।
मेरी कुमुद सुंदरी, क्या तेरी इस दुरावस्था के लिए मैं ही दोषी हूं? तूने तो सच्चे मन से मेरी होना स्वीकार किया था, किंतु मैंने ही तुझे त्याग दिया और अंततः तू इस अनपढ़ और मंद बुद्धि प्रमाद धन के अधिकार में आ गई। कौन कहेगा कि कुमुद इस घर में जीवित है? महज जिंदा लाश बनकर अपना बोझा ढोने पर मजबूर है। कितनी ही बार उसे अकेले में छिप छिप कर रोते देखा है। पति की निरंकुश मूर्खता की वेदी पर होम हो गई वो सावित्री सरी की पतिव्रता। ईश्वर मेरे इस अपराध के लिए मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। मुझे पहले पता होता कुमुद सुंदरी तो मैं तुम्हारी यह दशा नहीं होने देता, लेकिन अब तो बुद्धि धन का घर छोड़ने में ही भलाई है। इससे कुमुद सुंदरी भी सुखी रहेगी। मुझे देखकर रोती रहती है, जब मुझे नहीं देखेगी तो भूल जाएगी मुझे। यही ठीक रहेगा। मुझे बुद्धि धन का घर छोड़ना ही होगा। आप रुक क्यों गए? चलिए ना, घर चलिए। हाँ, चलो। इस रास्ते से चलिए, इस गली से होकर। ऐसा क्यों? हम आए तो इस रास्ते से थे। हाँ, लेकिन ये छोटा रास्ता है। अच्छा, चलो। क्या हुआ? रुक क्यों गया रामसेन? आप इस सुंदर घर को देख रहे हैं ना? हाँ, घर तो बहुत ही सुंदर है। किसका है? आप नहीं जानते? नहीं तो। आप प्रमाद धन के साथ रहते हैं, इसलिए समझता था कि आप जानते होंगे। नहीं, तू ही बता दे। क्षमा करें, इस घर में पद्मा नाम की गणिका रहती है। अच्छा। वो बहुत ही सुंदर है। प्रमाद धन उसके पास आते रहते हैं। क्या? कहाँ प्रमाद धन, कहाँ कुमुद सुंदरी और कहाँ पद्मा? ये तो पवित्र कुमुद सुंदरी पर अत्याचार की पराकाष्ठा है। ये सारा पाप मेरे सिर है। मेरे ही अविवेक ने कुमुद सुंदरी को इस दशा में पहुंचाया है। ओह ईश्वर! क्या सोचने लगे? पद्मा को देखने की इच्छा हो तो चले, पान सुपारी खाकर चले आइएगा। मेरे लिए यहाँ एक पल के लिए भी रुकना संभव नहीं है। जल्दी से घर चल। हाँ, चलिए चलिए चलिए, आइए आइए। सुनिए। तुमने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, मैं आपसे ही कह रही हूँ। कहो। आज राज दरबार में क्या हुआ? राज दरबार में शठराय को मुंह की खानी पड़ी। अमात्य को प्रबंधक बना दिया गया है। सच? जब अमात्य घर आएंगे तो इसकी पुष्टि कर लेना। मैं आपसे आपके निजी जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ। क्यों? मैं प्रश्न नहीं वरन उत्तर पाने की अभिलाषा रखती हूँ। क्या ये सच नहीं कि नवीन चंद्र आपका छद्म नाम है? क्या? ये तुम क्या कह रही हो कुमुद? झूठ ना बोलिए। शिव मंदिर के बारे में बाबूजी के सामने आपने खुद स्वीकार किया था कि आप बंबई से आए हैं। हाँ, ये सच है कि मैं बंबई से आया हूँ, किंतु ये सच नहीं है कि नवीन चंद्र मेरा छद्म नाम है। तुम्हें यह भ्रम हुआ कैसे? क्या मैं आपका वंश परिचय जान सकती हूँ? नहीं, मैं बताना आवश्यक नहीं समझता। ये क्या? तुम रोने क्यों लगी? सुना था कि साधारण पुरुष भी
जिस स्त्री से एक बार प्रेम कर लेता है उसके समक्ष कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन मेरा कल का सरस्वती चंद्र और वर्तमान का नवीन चंद्र मेरे पहचाने जाने पर भी सच बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। नहीं, तुम मेरे सरस्वती चंद्र हो ही नहीं सकते। तुम सचमुच ही नवीन चंद्र हो, सचमुच ही नवीन चंद्र हो। कुमुद सुनो तो। अभी आप सुन रहे थे गुजराती साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार गोवर्धन राम त्रिपाठी की प्रसिद्ध पुस्तक सरस्वती चंद्र पर आधारित रेडियो धारावाहिक सरस्वती चंद्र की 7वीं कड़ी। निर्देशिका थी सीमा शारदा, रेडियो रूपांतरकार सुधांशु गुप्ता, ध्वनि मुद्रण जसवंत सिंह। भाग लेने वाले कलाकार थे केदारनाथ, राजेश कंबोज, वीपी कालरा, मनोज भटनागर, दिनेश वर्मा, ललित, लोकेश, नीरज शर्मा, अमिताभ वर्मा, तहसीन, रजनीश कुमार शर्मा, मंजू मैनी, गीता वर्मा, सरिता भाटिया, सादिया, दीपा रॉय और हर्ष बाला।